Students, in the previous lecture we have already discussed about the various conditions which are required or you can say that which are mandatory to run a pharmacy for the supply of drugs of various schedules. तो हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अगर हमें सप्लाई करना है अलग अलग ड्रग्स का या फिर उसकी स्टोरेज करनी है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो मैंडेटरी। अब वो मैंडेटरी कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती जो कि रिक्वायर्ड है, अगर हमें कोई भी फार्मेसी स्टोर है, कोई भी ड्रग की सप्लाई करनी है, उसको रन करना है, तो कौन सी वो कंडीशंस है अलग अलग ड्रग्स के लिए वो फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। वो फुलफिल नहीं होती तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है कि अगर जो कंडीशंस है मैंडेटरी कंडीशंस हैं किसी भी ड्रग को जो अलग अलग कैटेगरी की है, अलग अलग शेड्यूल में है, उसको फुलफिल नहीं करती तो क्या होगा, कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस। अब कैंसिलेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कैंसिलेशन एंड suspension of licenses। तो किस तरह से कंडीशंस आ जाती हैं कि कैंसिल करना पड़ जाए लाइसेंस। अगर कोई भी लाइसेंसी, इफ एनी लाइसेंसी जिसके पास लाइसेंस है किस चीज़ का, कोई भी जो ड्रग्स है उसकी स्टोरेज के लिए, उसका स्टॉक रखने के लिए, उसकी सेल के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो लाइसेंसी उन कंडीशंस को जो कि मैंडेटरी हैं उन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है, उसका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकती है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो जो लाइसेंसी है उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो लाइसेंसी है, इफ कंडीशन क्या है, लाइसेंसी फेल्स टू कंप्लाई द कंडीशंस, जो भी कंडीशंस है किसकी, जो किसने दे रखी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उसका लाइसेंस कैंसिल करेगी। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो क्या करेगी, उसको एक चांस देगी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता तो क्या होगा, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो जो लाइसेंसी है उसका लाइसेंस क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। इट मीन्स वो उस लाइसेंस के थ्रू जो भी ड्रग्स हैं अलग अलग जो कैटेगरीज की अलग अलग शेड्यूल में कवर होती हैं उनकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, या फिर सस्पेंशन कर देगी। सस्पेंशन मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है तब तक वो उन ड्रग्स की ना ही सेल कर सकता है, ना ही उसको स्टॉक में रख सकता है, ना ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। लेकिन इफ अब लाइसेंसिंग, मैंने आपको बोला है कि ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इस लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी, इसने अपॉर्चुनिटी दी है किसको, टू लाइसेंसी को, जो लाइसेंसी है इसको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो। अब वो रिप्रेजेंट करता है इफ लाइसेंसी प्रूव्ड, उसने सेटिस्फाई कर दिया किसको, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, कि उसकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, जो भी कंडीशंस है वो फॉलो कर रहा है, कुछ भी ऐसा ओमिशन नहीं हुआ। ओमिशन मीन्स कोई ऐसी चूक नहीं हुई, या फिर कोई भी जो ये फार्मेसी एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसका कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ, इसका उल्लंघन नहीं हुआ। इसी की बेस पर सारा जो भी है मेडिसिन की सप्लाई की जा रही है। तो वो कौन कौन से केसेस है तब लाइसेंस है वो कैंसिल नहीं होगा। ये किस तरह के इसमें कुछ केसेस है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अगर लाइसेंसी है सेटिस्फाई कर देता है। सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज
कि अगर मान लो सबसे पहली कंडीशन है, कोई भी फर्म है या कंपनी है, अगर लाइसेंस किसके ऊपर है, लाइसेंस किसने ले रखा है, एक फर्म ने। जो लाइसेंस है वो किसके अंडर है, एक फर्म के अंडर है, एक कंपनी है, कंपनी और फर्म हो गई या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर उनका एक लाइसेंस है, एक कंपनी है, फर्म है, उनका लाइसेंस है, उन्होंने ले रखा है। तब भी कोई ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो एक तरह से गिल्टी ठहराकर उसका लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं। तब एक कंडीशन सबसे पहली है कि किस कंडीशन में जो लाइसेंसी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं करती। सबसे पहली कंडीशन ये है, अगर मान लो जो लाइसेंस है वो किसको मिला हुआ है, एक कंपनी या फिर एक फर्म को मिला हुआ है, उसमें बहुत सारे पीपल है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, डायरेक्टर है और कंपनी का जो भी अलग अलग पीपल इन्वॉल्व है, तो उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को गिल्टी मानकर उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकता। सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इस कंपनी में, अब ये कंपनी है, नेक्स्ट क्या है, ये कंपनी है, इस कंपनी में क्या एक एजेंट वर्क करता है, एजेंट और एम्प्लॉय, एजेंट और एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई भी एजेंट काम कर रहा है, तो अगर उसको पता है कंपनी में जो काम कर रहा है, उसको डायरेक्टर को जो भी है उनको पता है कि वो गिल्टी नहीं है, तो जब भी ओमिशन लगाया गया कि ऐसा लगा है कि ये चूक हुई है और उसके लिए उसको वो बोला गया कि आपका लाइसेंस कैंसिल होगा, उस डेट से लेकर 12 मंथ तक, विद इन द 12 मंथ तक वो उसको अपील कर सकते हैं ताकि लाइसेंस की कैंसिलेशन ना हो। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें ये बता रहा है कि किस कंडीशन में लाइसेंस कैंसिल नहीं होता। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ गया, दैट इज कि जो नेक्स्ट कंडीशन है, अगर मान लो कोई भी ऐसा एक्ट है या फिर कोई ओमिशन हो रहा है, इन कॉन्टिन्यू बार बार वही चीज चल रही है, लेकिन जो काम कर रहा है उसको नहीं पता कि ये हो रहा है, उसकी नॉलेज में नहीं है, तब भी वो, उसको पता ही नहीं कि ये ओमिशन में इंक्लूड होता है। कई बार कुछ ऐसा होता है ना कि हाँ ये गलती है, उसको नहीं पता चल रहा, उसको नॉलेज नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो भी वो ओमिशन में, तो भी लाइसेंस कैंसिलेशन नहीं होगी। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें जो लाइसेंसी है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाई कर देता है, प्रूव कर देता है कि उससे कुछ भी इस तरह का ओमिशन नहीं हुआ या फिर एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ, वो एक्ट के अकॉर्डिंग ही जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए अपना जो भी ड्रग्स है उसकी सप्लाई कर रहा है या स्टॉक रख रहा है या फिर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कैंसिलेशन और सस्पेंशन किस केस में हो सकती है। नेक्स्ट हमने पहले पढ़ा सप्लाई या सेल ऑफ जो जनरल ड्रग्स होगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज सेल ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। सेल ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। आयुर्वेदिक ड्रग्स की बात करें तो इसमें दिमाग में नाम आता है सिद्धा, यूनानी, इससे रिलेट है। तो इसमें ये मोस्टली जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो रूल है, ये कब इसके प्रीव्यू में आया था, इन 1964। इट कम्स इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1964 में इन्होंने प्रीव्यू किया था। अब इसको जैसे हम जो भी हमारा जो एलोपैथिक जो मेडिसिन है उसके लिए एक कमेटी बना दी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी बना दी, उन्होंने सब कुछ देख लिया। अब इसको कौन कंट्रोल करेगा, आयुर्वेदिक जो हमारी ड्रग्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो इसमें जो गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी असाइन की, कमेटी अपॉइंट की, जिसका नाम था उदुपा कमेटी। उदुपा उदुपा कमेटी थी जो किसने अपॉइंट की थी, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। अब ये जो कमेटी थी इसका काम क्या था, अब
अब देखो ये सारी जितनी भी आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम से जो भी मेडिसिन बनती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को देखना भी, उसमें कुछ इस तरह से कोई रूल और रेगुलेशन उसके अगेंस्ट काम तो नहीं हो रहा। तो इसमें ये था, ये किसको लुक आफ्टर करते थे? दे लुक आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। उसकी मैन्युफैक्चरिंग्स को देखती थी, क्योंकि आपको पता है जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं ये किस लिए, ये कोई भी डिजीज है उसको डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए, फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए यूज होती है। और ये इंटरनल यूज के लिए भी होती है, एक्सटर्नल यूज के लिए भी होती है। इंटरनली जो ओरल रूट से या किसी भी रूट से, ब्लड स्ट्रीम से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पहुंचे, एक्सटर्नली जो अप्लाई करते हैं स्किन वगैरह पे अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी सेल के लिए कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की सेल करनी है तो रूल के अकॉर्डिंग कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इसके लिए लाइसेंस मैंडेटरी है, होना चाहिए। क्योंकि इसकी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसमें क्या होता है, एक इनकी अथॉरिटेटिव बुक होती है सिद्धा और आयुर्वेदिक, सिद्धा यूनानी की, वो किसमें स्पेसिफाई है, उसमें सारी जो भी इनका जो भी जैसे प्रिपरेशन होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन की, वो उस बुक के अथॉरिटेटिव बुक के अकॉर्डिंग ही होती है, विच इज स्पेसिफाइड, जो किसमें स्पेसिफाई है, इन द शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट, जो कि शेड्यूल 1 एक्ट में स्पेसिफाई है। अब इसमें देखो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या इस तरह का ओमिशन हो सकता है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे गोल्ड और सैफरन, उसमें क्या होता है, अडल्ट्रेशन हो सकती है। आपको पता है कि ये गोल्ड और सैफरन बहुत कॉस्टली होते हैं, तो कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी अडल्ट्रेशन हो सकती है। तो उसको चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि कुछ ऐसी अडल्ट्रेशन तो नहीं हो रही मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, तो ये उदुपा कमेटी है, ये उसको चेक करती थी। सो दिस इज अबाउट द सेल ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है सेल ऑफ होम्योपैथी। सेल ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। होम्योपैथिक ड्रग्स की बात करें तो इसमें भी आपने देखा होगा, जब भी होम्योपैथिक कोई भी जो प्रैक्टिशनर है आप उसके पास जाते हैं तो छोटी छोटी बीड्स लाइक मेडिसिन होती है, उसमें कुछ मिक्सिंग करते हैं। तो वो कहाँ से उनको पता चलता है क्या करना है, उनकी भी अथॉरिटेटिव एक होम्योपैथिक लिटरेचर होती है, वो किसने प्रिपेयर किया है, एक अलग अलग टेक्निक, उसमें टेक्निक लिखी होती है होम्योपैथिक फार्मेसी की, तो किस तरह से कौन कौन से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कंबाइन करके मेडिसिन प्रिपेयर करनी है। तो ये कहाँ से ये सब कुछ देखते हैं, एक अथॉरिटेड होम्योपैथिक लिटरेचर, होम्योपैथिक लिटरेचर, वहां से ये देखते हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन होती है और क्या सिस्टम होता है, किस तरह से वो बनाते हैं। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, होम्योपैथिक मेडिसिन कोई इस तरह की नहीं होती जिसमें पेरेंट्रल रूट से उसको एडमिनिस्टर किया जाए। और इसकी जो सेल है, इसको जो सेल करना है कौन करता है, जो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, वो रजिस्टर्ड होता है इन द स्टेट रजिस्टर ऑफ होम्योपैथी। जो स्टेट रजिस्टर होता है, जैसे फार्मेसी काउंसिल में जो दूसरे एलोपैथिक होते हैं, वैसे इनका भी जो स्टेट रजिस्टर होता है उसमें वो रजिस्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उसको होम्योपैथिक मेडिसिन है तो कोई भी मिक्सिंग करके उस लिटरेचर में से देख के इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग कर दी और दे दिया वो मेडिसिन, ऐसा नहीं होता। अब इसमें जो लाइसेंस है, और एक कंडीशन और है इसमें कि इसमें कोई भी ऐसा जो कि प्रैक्टिस जिसकी चल रही है, अभी वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, उसकी प्रैक्टिस चल रही है, वो भी उस ड्रग की सेल नहीं कर सकता।
अब इसमें जो लाइसेंस है फॉर द सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन वो कैसे ऑब्टेन होता है? लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स या फिर यू कैन से दैट ड्रग्स कैसे ऑब्टेन होगा? तो इसमें जो इसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है विच इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या चाहिए उसको? एक एप्लीकेशन और फीस, जो भी फीस है वो आएगी। अब जो इसमें जो एप्लीकेशन होती है वो किस में आ जाती है? अंडर द जो शेड्यूल है वो 19 फॉर्म 19B के अंडर आ जाती है, फॉर्म 19B में आ जाती है। अब इसमें जो लाइसेंस जो उसमें बनता है, इशू होता है बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो वो किस में आ जाता है? लाइसेंस इशूड ये आ जाता है अंडर द फॉर्म नंबर 20C। इसके अंदर कवर होता है। सो अब इसमें जो भी लाइसेंस है, इसमें क्या कंडीशन है? जिसको भी लाइसेंस मिला है, जो भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जिसको लाइसेंस मिल गया है बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो कि अपॉइंट की है स्टेट गवर्नमेंट ने, अब वो और क्या कंडीशन इसमें जो मैंडेटरी है, दैट इज मेंटेन द रिकॉर्ड। इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, परचेज और सेल जो भी हो रही है उसका रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में जब मिक्सिंग करते हैं तो उसमें अल्कोहल का यूज होता है, तो उसका जो भी कंजप्शन हो रही है, अल्कोहल का यूज हो रहा है, तो रजिस्टर में ये रिकॉर्ड होगा कि किसको उसने सेल किया है, जिसमें अल्कोहल का अल्कोहल यूज हो रहा है, जिस मेडिसिन को बनाने में उसका नेम और एड्रेस जिसको सेल की गई है वो होम्योपैथिक मेडिसिन, उसका नाम और एड्रेस उस रिकॉर्ड में जरूर मेंशन करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें अब एड्रेस और उसका नेम मेंशन हो गया, लेकिन कुछ ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो कि बिल्कुल बहुत कम अमाउंट का अल्कोहल यूज़ होता है, लेस देन 30 ml से भी कम अमाउंट यूज़ होती है उसमें अल्कोहल की, तो उस कम अमाउंट यूज़ हो रही है तो उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बल्क में यूज़ हो रहा है, काफ़ी अमाउंट में यूज़ हो रहा है, मोर देन 30 से भी ज़्यादा ml यूज़ हो रहा है, देन तो उसका नेम और एड्रेस जिसको भी इशू किया गया, कोई भी होलसेल है जिसको सेल किया गया है, वो उसमें मेंशन होगा। तो दिस इज अबाउट द सेल ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स की किस तरह की कंडीशंस होती हैं जो रिक्वायर्ड होती है उनकी सेल करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें ही आ जाता है, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स। सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स। अब आपको देखो पता है कि हमने ड्रग्स का, एलोपैथिक ड्रग्स की कंडीशंस क्या है, जो अलग अलग शेड्यूल की ड्रग्स थी, H थी, C1, और कुछ ड्रग्स हैं जैसे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में आ जाती है, कवर होती है, कुछ होम्योपैथिक ड्रग्स आ जाती हैं। उसके बाद ये जो रूल है, ये जो एक्ट है, ये क्या है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो इसमें कॉस्मेटिक्स के लिए भी कुछ इस तरह की हैं जिसकी सेल करनी है या स्टॉक रखना है, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्लासेस हैं जो कि कॉस्मेटिक्स की प्रोहिबिटेड होती है, जिसकी ना स्टॉक रख सकते हैं ना ही उसकी सेल कर सकते हैं। वो कौन सी ड्रग्स होती हैं? वो मोस्टली ड्रग्स होती हैं जैसे कोई भी मिस ब्रांडेड ड्रग्स हो गई, सॉरी ड्रग्स नहीं, हम कॉस्मेटिक्स पढ़ रहे हैं, मिस ब्रांडेड क्वालिटी की या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी की ना होके मिस ब्रांडेड, नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी, prohibited
नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो यूज़ करेंगे, वो हार्मफुल इफेक्ट शो करेगी, तो उस तरह के कॉस्मेटिक्स को स्टॉक रखना, या उसकी स्टॉक रखा है तो ऑब्वियसली उसकी सेल भी करेगा, तो इसलिए वो भी एक एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन कर रही है, एक तरह से एक्ट को कॉन्ट्रावेंशन कर रही है, एक तरह की ओमिशन है। या फिर कोई इस तरह की कॉस्मेटिक्स जो क्या कंटेन करती है, इंग्रेडिएंट्स नॉट सेफ, जो कि सेफ नहीं है, और यू कैन से दैट हार्मफुल और फॉर यूज, जो कि सेफ नहीं है, इंग्रेडिएंट्स या फिर यूज करने में बहुत हार्मफुल है, उस तरह के जो कॉस्मेटिक्स है उसका स्टॉक भी नहीं रख सकते, और उसकी सेल करना भी एक तरह से एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करना है, एक तरह से ओमिशन माना जाता है। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जो कि जैसे इंपोर्ट की जाती है, जो कि कुछ कॉस्मेटिक्स हैं जो जिसका इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट या फिर और मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट मैन्युफैक्चर, वो क्या है, कॉन्ट्रावेंशन है टू द एक्ट, टू द एक्ट। उस तरह का कॉस्मेटिक भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसका एक तरह से कॉन्ट्रावेंशन कर रही है, उल्लंघन कर रही है, या फिर ओमिशन माना जाता है इस एक्ट का। अगर मान लो ये सारी कंडीशंस हैं, ये हमने कंडीशंस पढ़ी कि आपने अगर आयुर्वेदिक ड्रग्स को सेल करना है, या होम्योपैथिक ड्रग्स की सेल करनी है, कॉस्मेटिक्स का स्टॉक रखना है, उसकी सेल करनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो ये कंडीशंस उसको फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो क्या है, एक कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। और अगर ये कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो क्या होगा, तो भी अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी कोई इस तरह का स्टेप लेता है, वो ये सारी जो कंडीशंस है फुलफिल नहीं करता, जो कि बहुत मैंडेटरी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, तो उसको एक तरह से ऑफेंस माना जाएगा, और उस ऑफेंस की उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अलग अलग पेनल्टी है, अलग अलग ऑफेंस है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑफेंस, अगर ये जो कंडीशन है जो कि बहुत मैंडेटरी है, फॉलो करनी पड़ेगी, वो फॉलो नहीं कर रहा तो, और उसको उसकी इंस्पेक्शन की गई, पता चल गया कि हाँ इंस्पेक्शन के बाद कि ये मैंडेटरी कंडीशंस थी, इसने फॉलो नहीं की, तो उसको ऑफेंस में इंक्लूड करा जाएगा। अलग अलग तरह की जो कंडीशंस के लिए अलग अलग ऑफेंस माने जाते हैं, और उनकी अलग अलग पेनल्टीज है, जैसे किसी में इम्प्रिजनमेंट हो गई, या फाइन हो गया, या फिर दोनों हो गए, डिपेंड करता है किस तरह का ऑफेंस है। तो ये ऑफेंस के बारे में और पेनल्टीज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।